नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछले लेक्चर में मैंने सी प्रोग्रामिंग पर उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज हम उससे आगे चलते हैं और सी प्रोग्रामिंग में की बेसिक स्ट्रक्चर और कैसे प्रोग्राम बनते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ। सी प्रोग्रामिंग का जो एक स्ट्रक्चर है उससे पहले मैं जैसा मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि कोई भी लैंग्वेज जानने के लिए हमें उसके ग्रामर्स को जानना पड़ेगा। और उसके लिए तो जैसे एक यहाँ अपने को दिख रहा है कि एक एप्लीकेशन है हमारे पास, ये एड्रेस किया गया है, हमने किसको किया है, कोई प्रिंसिपल को किया हमने जीसीए, सब्जेक्ट दिया। ये देखते ही हमको पता चल जाता है एक एप्लीकेशन का प्रारूप है। ये एप्लीकेशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको किसको एड्रेस करना है, सब्जेक्ट क्या है, उसका विषय किसके लिए ले रहे हो आप, और यहाँ जो मेन बॉडी होती है बीच में, किस कारण से आप अवकाश ले रहे हो, क्या ले रहे हो, जो भी आपका रीज़न होता है वो आप यहाँ लिखते हैं। और लास्ट में लिखने वाले का नाम और पता, एड्रेस होता है। तो ये देखते ही हमें पता चल जाता है एक एप्लीकेशन लिखी जा रही है। एप्लीकेशन जब भी हमें कोई हिंदी भाषा में कहा जाएगा एप्लीकेशन लिखो तो इस तरह का एक प्रारूप होगा। यहाँ एड्रेस आएगा, किसको आपको भेजना है, बीच में आपको रीज़न आएगा किस वजह से आप लिख रहे हैं, और लास्ट में भेजने वाले का नाम पता। ये इंग्लिश में होगा। टू एड्रेस करना है किसको, किस सब्जेक्ट आप किसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, और यहाँ बीच में आप उसका स्टेटमेंट देंगे क्या कारण है या किस वजह से आप ये लिख रहे हैं, लास्ट में आपका एड्रेस। ये देखते ही पता चल जाता है हमको एक एप्लीकेशन है। इसी तरह से सी लैंग्वेज के लिए एक प्रोग्राम कैसे बनाया जाए, ये एक जनरल प्रारूप है इसका, सी प्रोग्राम का, जिसको देखते ही हमें पता चल सकता है कि क्या क्या होना चाहिए। हैश इंक्लूड studio.h मेन ब्रैकेट पे हमें बहुत ध्यान देना है यहाँ, किस किस तरह के ब्रैकेट काम आएंगे। दिस इज स्टार्टिंग मिडिल ब्रैकेट, देन जिस तरह से हम यहाँ पर रीज़न लिख रहे हैं बीच में एप्लीकेशन में, उसी तरह से यहाँ पे हम क्या करवाना चाहते हैं सी प्रोग्राम में वो इन ब्रैकेट्स के बीच में आता है। ये एक बहुत छोटा सिंपलेस्ट प्रोग्राम लिया है एक फॉर्मेट के लिए, और वापस ये बंद होने का मतलब एंड के लिए है। तो ये जनरल एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। जैसे हम हिंदी और इंग्लिश में एक एप्लीकेशन के लिए ले सकते हैं, ऐसा ही हम लेटर के लिए ले सकते हैं, ऐसा ही हम अगर ऐसे लिखना है, जो भी लिखना है उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। उसी तरह से सी लैंग्वेज का एक ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना वो ये रखना है कि इस तरह से जब हम सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो ये प्रोग्राम सोर्स कोड कहलाता है। सोर्स कोड में लिखा हुआ कहलाता है। यह एक साधारण टेक्स्ट फाइल होती है। जैसे ये सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है या जो एप्लीकेशन लिखते हैं हम वो है, जैसे ही कंप्यूटर की भाषा में ये एक टेक्स्ट फाइल है। और इसका जो एक्सटेंशन होता है इस टेक्स्ट फाइल का .c होता है। जो लोग आप कंप्यूटर सेवी हैं, कंप्यूटर में जानते हैं, जैसे आप वर्ड में काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उसका एक्सटेंशन आपको पता है क्या होता है, .docx। खाली डॉक भी होता है अगर हम पुराने टाइम वर्जन का MS ऑफिस काम में ले रहे हैं, नए वर्जन का लेते हैं तो docx। अगर हम एडोबे की फाइल काम में ले रहे हैं तो .pdf। अगर हम एक्सेल की फाइल काम में ले रहे हैं तो .xls। तो हर तरह की कंप्यूटर की फाइल का कोई एक एक्सटेंशन होता है जिससे पहचाना जाता है कि वो किस तरह की फाइल है। यहाँ पे सी फाइल में उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .c होता है। तो ये जो मेन हमने एक प्रोग्राम लिखा है सी के लिए, छोटा सा सोर्स कोड, इसमें इन सब लाइंस का क्या क्या मतलब है इसको जानने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने कहा यहाँ एड्रेस आना चाहिए, किसको लिख रहे हैं,
यहाँ रीजन आना चाहिए, यहाँ लास्ट में भेजने वाले का नाम पता आता है। ऐसे ही इन लाइनों का क्या मतलब है, क्यों आती है ये, इनको आगे पीछे किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये हमने अपना प्रोग्राम लिया है सोर्स कोड। इस सोर्स कोड में आप देखेंगे ये 4 लाइनें जो हम ले रहे हैं हैश से प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये पहला हमारा। इसके मीनिंग क्या है, इस पहली लाइन के लिए हम बात कर रहे हैं इंक्लूड हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये पहली लाइन ली हमने। इसका मीनिंग क्या है, हैश इंक्लूड, खाली हम इतनी सी बात कर रहे हैं, इतना सा हैश इंक्लूड का क्या मतलब, पहले इसको समझ ले फिर हम आगे आएंगे। हैश इंक्लूड, इंक्लूड एनी फाइल फ्रॉम कंपाइलर ऑफ सी। आप जब सी लैंग्वेज पे काम करेंगे तो जिस भी कंप्यूटर पे या जिस भी मशीन पे आप काम करेंगे उसमें सी भाषा का जब प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो एक कंपाइलर बनता है सी का। कई तरह के कंपाइलर होते हैं, टर्बो सी और कई होते हैं, ठीक है। तो इन हैश इंक्लूड का मतलब आपको उस कंपाइलर से कोई फाइल कलेक्ट करनी है, इंक्लूड करनी है उस प्रोग्राम में। तो इन हैश इंक्लूड ये शो करता है कि हमें कोई फाइल लेनी है, ठीक है। जो फाइल लेनी है, यहां आप ये देख रहे हैं कि इस तरह का सिंबल, ये सिंबल क्या शो करता है कि विच फाइल टू सर्च, कौन सी फाइल आपको लेनी है उसका नाम आपको इस सिंबल के बीच में लिखना है, तो उस कंपाइलर समझ जाएगा उसे कौन सी फाइल इंक्लूड करनी है। ये कंपाइलर के लिए इंडिकेशन है। इस तरह का सिंबल लिखेंगे तो उसे समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सी फाइल को सर्च करना है। विच फाइल टू सर्च, राइट इनसाइड, इस तरह के ब्रैकेट के बीच में हमको लिखना रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमने यहां लिखा था stdio.h, क्या मतलब है इसका। इस stdio को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं। stdio, फर्स्ट stdi 3 लेटर हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, इस वाले आई को बोलते हैं इनपुट, और लास्ट में ओ है उसको आउटपुट। तो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको इनपुट और आउटपुट आना चाहिए। मैं फिर एक बार जनरल भाषा में जाएंगे, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो सामने वाले को भी हिंदी आनी चाहिए। हम जो हिंदी के वर्ड बोलेंगे वो उसे भी पता होने चाहिए, उसे पता होंगे तो वो हमारे इनपुट को समझ पाएगा, हम क्या बोल रहे हैं वो उसके लिए इनपुट होगा, और वो वापस जवाब देगा वो उसके लिए आउटपुट होगा। अब उसने भी उसी भाषा में जवाब दिया और हमारे को आउटपुट पता चलेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी stdio.io.h कि इनपुट में जो हम लैंग्वेज देना चाह रहे हैं कमांड, वापस आउटपुट में जब आएगा तो हमें समझ में आए, इसलिए हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल ऐड करा रहे हैं, इंक्लूड करा रहे हैं कंपाइलर से। तो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल। इसके बाद डॉट एच, डॉट एच क्या है, इस फाइल का एक्सटेंशन है डॉट एच। दिस इज एन हेडर फाइल, कंबाइंडली stdio.h is called header file. So dot h is extension of header file. तो आई थिंक इन सब वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा जो हम ये ले रहे हैं मीनिंग। अब इससे आगे बात करते हैं वापस, हैश इंक्लूड stdio.io.h, सारा हम अभी इस पहली लाइन पे बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम का बेसिक हमें जरूर क्लियर होना चाहिए ताकि जब भी हम प्रोग्राम बनाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। दिस इज कॉल्ड हेडर लाइन। इस लाइन को, जो सबसे पहली लाइन है, इसको हम हमेशा बोलते हैं हेडर लाइन, ओके। कौन सी फाइल आपको हेडर फाइल ली है अपने यहाँ पे, हेडर लाइन, फर्स्ट लाइन इज हेडर लाइन। दिस इज ऑलवेज रिटर्न इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, हमेशा प्रोग्राम के बिगिनिंग में, शुरुआत में ये लाइन लिखी जाएगी, ओके। क्योंकि बिना इनपुट आउटपुट जाने आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ओके। इसलिए हमें ये फाइल इंक्लूड कराना बहुत जरूरी है। मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज
इस लाइन का मतलब क्या है कि हम studio.h नाम की एक फाइल है जो सी के कंपाइलर से स्टोर कराना चाहते हैं इस प्रोग्राम के लिए। वहां से हम इसको एड्रेस देके ढूंढवाना चाहते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम में ये काम आ सके। इनपुट आउटपुट के जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं, कमांड्स हैं, उनको वो समझ सके। यहां पर सभी प्रोग्राम जिसमें हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना होता है, यूजर मीन्स जो काम कर रहा है उससे हमें कुछ इनपुट लेना होता है और वापस आउटपुट देना होता है। कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो सेंटेंस बोलेंगे सामने वाले को, उसके लिए इनपुट होगा और वो जो आंसर देगा वो हमारे लिए आउटपुट होगा। इसलिए इस लाइन को लिखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ताकि हमें सारे इनपुट और आउटपुट मिल सके। सो फर्स्ट लाइन इज नथिंग बट हेडर लाइन। इस हेडर लाइन को लिखने से हमें इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड सारी बातों का ध्यान हो सकता है या जरूरत पड़ेगी। तो आई थिंक आपको फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्लियर होगा इसका। नेक्स्ट, सी प्रोग्राम। नेक्स्ट हम वापस इस नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं, मेन। और इस पे मेन, और ये क्या है, एक फंक्शन है। हमने आपको ध्यान हो तो पहले लेक्चर में बात करी थी कि सी जो प्रोग्राम की जो खासियत है या विशेषता है या फीचर्स है कि ये बहुत सारे फंक्शन से मिलके बनी हुई होती है। तो यहाँ पे ये एक मेन ऐप जो है फंक्शन है। एक से अधिक कई फंक्शन हो सकते हैं सी प्रोग्राम में, ये हमने पहले भी बात की थी और यहाँ भी हम लिख रहे हैं सी प्रोग्राम में एक से अधिक फंक्शन हो सकते हैं, किंतु उसमें से एक फंक्शन का नाम मेन और ये क्लोज ब्रैकेट स्मॉल वाला ही होना आवश्यक है। क्यों जरूरत है इसकी, क्यों होना चाहिए, क्यों लेते हैं इससे, वो मीनिंग क्या लेता है, ये सारा बहुत ज़रूरी है। इस लाइन को लिखने से क्या हमें क्लियर होगा, इस फंक्शन को लिखने से कंप्यूटर बिगिनिंग करेगा रन के लिए, क्या करेगा, वो सारी बहुत ज़रूरी है इस फंक्शन को लिखने से। जब इस प्रोग्राम को रन किया जाता है तो उसका प्रारंभ मेन और इस फंक्शन से ही होता है। यहां से प्रोग्राम की शुरुआत होती है। मेन और ये लिखने के बाद अगली लाइन में ये ब्रैकेट आप देख रहे हैं, एक ये ब्रैकेट, और फिर प्रोग्राम के अंत में ये वाला ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। जब भी आप मेन लेंगे, एक ब्रैकेट से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट से क्लोज करना पड़ेगा। सी के पूरे प्रोग्राम में जितने ब्रैकेट आप बिगिनिंग में लेंगे उतने ही आपको एंड तक क्लोज करने हैं। अगर कम और ज्यादा होगा तो सी के प्रोग्राम्स में एरर आएगी। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि जितने ब्रैकेट हम ऑन कर रहे हैं उतने ही हमको ऑफ भी करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे हमने ये सेकंड लाइन लिया है मेन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो मेन एक फंक्शन है जो प्रोग्राम को शुरुआत करने की लाइन को दर्शा रहा है, रन होने के लिए ये जरूरी है। जब ये लिखेंगे हम तो इसके आगे दो ब्रैकेट लगाते हैं हम, ओपन होने के और क्लोज होने के, जिसके बीच में उसे रन करना है और क्या कार्य करना वो सारा बताया जाएगा। यह चिन्ह मेन जो हम ले रहे हैं, ये जरूरी नहीं है प्रोग्राम में एक बार ही आए। हम अलग अलग ब्लॉक्स के लिए जब हमें बड़े सॉफ्टवेयर वाले प्रोग्राम बनाएंगे, हम एक से अधिक बार भी प्रयोग में ले सकते हैं। किसी प्रोग्राम में एक से ज्यादा बार भी मेन फंक्शन का यूज हो सकता है। एक एक ब्लॉक में हम एक एक काम के लिए भी ले सकते हैं। तो ये मेन हमारा क्यों जरूरी है, क्यों लेना पड़ता है, मेन से हमारा स्टार्ट होता है। जैसे हमने कहा हिंदी में एप्लीकेशन लिखा, किसको एड्रेस कर रहे हैं, एड्रेस का ही अगर हम नहीं लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा किसको भेजनी है। वैसे यहाँ मेन आप नहीं लिखेंगे तो रन होने में हमको प्रॉब्लम होगा, और मेन के बाद यही ब्रैकेट देना जरूरी है। इसके अलावा आप दूसरा ब्रैकेट देंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो मैंने जब पहले लेक्चर में आपको बताया था कि सी इज एन केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होने से इसमें हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। छोटा, बड़ा, मिडिल लेवल का लैंग्वेज लेंगे आप तो इसमें ब्रैकेट कौन से लगेंगे उसका भी अपना अलग अलग मीनिंग है। तो मेन फंक्शन है एक जो एक बार या अधिक बार भी प्रोग्राम में मोर देन वंस भी काम में लिया जा सकता है। तो ये दो लाइनें हमारी क्लियर हो गई हैं जो हमने
प्रोग्राम के शुरुआत में ली जाती है। दिस इज एन हेडर फाइल एंड दिस इज एन मेन टू रन स्टार्ट ए प्रोग्राम। ओके, इसके बाद हम ये मेन बॉडी पे आ रहे हैं, हमारे प्रोग्राम के सी प्रोग्राम की इस बॉडी पे ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है और इस तरह की ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम हम ले रहे हैं। तो आपको एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस लेके हम समझाना चाह रहे हैं कि हम चाहते क्या हैं। तो हमने एक ही कमांड यहाँ बीच में लिख रहे हैं ब्रैकेट के, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ एक कमांड है और एक कीवर्ड्स टाइप है, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिंट एफ। और इसके बाद छोटा ब्रैकेट स्टार्ट करके जो भी आप देना चाह रहे हैं उन्हें इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जा रहा है। ये देखिए, आप इसको ध्यान रखना है। हमें जो आउटपुट हम चाहते हैं उसके लिए जो भी आप चाहते हो उसको आपको इन्वर्टेड कॉमास में लेना है। अगर इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा अपने कंपाइलर को। ओके, तो प्रिंट एफ ब्रैकेट में हेलो वर्ड इन्वर्टेड कॉमास में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दिस वन, ये जो आप साइन देख रहे हैं ये लूप की इस बॉडी में जो मेन है, आपको ये साइन यहां नहीं दिखेगा, ये साइन यहां नहीं दिखेगा, लेकिन जब भी आप ब्रैकेट में काम लेंगे एक सेंटेंस एंड होने के बाद आपको ये साइन लगाना जरूरी है, वरना कंपाइलर को पता नहीं चलेगा रन होने के समय कि ये सेंटेंस खत्म हो गया, नया शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सिंबल का आप बहुत ध्यान रखें, ये नहीं लगाओगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है। जैसे हिंदी में हम कोई लैंग्वेज में लेटर लिखते हैं या कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, सेंटेंस खत्म होने पे खड़ी पाई लगाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में हम कॉमा लगाते हैं स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पे ये यहाँ ही लगाना है, यहाँ और यहाँ नहीं लगाना है। यहाँ लगाने के बाद आप मेन फंक्शन ही ब्लॉक कर दोगे एंड करके, तो वो आगे का मतलब नहीं समझेगा यहाँ का कि प्रोग्राम रन करना है या नहीं करना है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि बॉडी लूप के अंदर जब आप सेंटेंस लिखेंगे तो आपको ये लगाने हैं, फंक्शन के साथ ये नहीं लगेंगे। ओके, तो ये इस लाइन के माध्यम से हम कर क्या रहे हैं कि हमें एक संदेश हेलो वर्ड जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को जब भी आप रन करेंगे तो ये संदेश जो है कंप्यूटर प्रिंट पे स्क्रीन पे आ जाएगा जब आप इसको रन करने का कमांड देंगे। अभी हम आगे बात करेंगे रन करने की कमांड पे, तो अपने आप उस पे आ जाएगा हेलो वर्ड कंप्यूटर स्क्रीन पे। सी में लिखे जाने वाले प्रत्येक स्टेटमेंट के अंत में सेमी कॉलन, ये वाला जो साइन मैं आपको बता रहा हूं, ये अवश्य आना चाहिए, वरना दो सेंटेंस आप लिखोगे, अलग अलग सेंटेंस लिखोगे और इनमें ये नहीं लगाया आपने तो दोनों को एक ही साथ जोड़ देगा वो, ठीक है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है। तो ये जो हमारे यहाँ तीसरा बॉडी लूप वाला पार्ट है ये क्लियर हो गया आपको कि हमें सिर्फ यहाँ बॉडी लूप में जो चीज हमें काम करवाना है वो यहाँ लिखना है। इससे बॉडी लूप के जो बाहर हैं उनका क्या मतलब है वो भी हमें क्लियर हो गया है। नेक्स्ट में आते हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर था सी प्रोग्राम का जिसके मैंने तीनों चीजों के आपको मतलब बता दिए हैं। दिस इज हेडर फाइल, दिस इज मेन फंक्शन एंड दिस इज बॉडी लूप जिसमें हम काम जो करवाना चाह रहे हैं। जैसे हम हिंदी में लेटर लिखते हैं, एक छोटी क्लास का बच्चा जिसको हिंदी की ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो लेटर के सेंटेंस को बार बार तोड़ तोड़ के लिखता है, लंबा लिखता है। और जो एक बड़ी क्लास का बच्चा होता है जिसके हिंदी लिटरेचर है या वो इसी बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारे सेंटेंस को मिला के बहुत अच्छी भाषा में अच्छी बातों को मिक्स करके अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ करके लिख सकता है। वही काम हमें यहाँ करना होगा। मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए जो भी हम यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे, कोडिंग करेंगे, उसको हम कितना अच्छा और कितने कम से कम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं जिससे प्रोग्राम रन होने में आसानी हो, वो सारा हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम लिया है एक लाइन का। प्रोग्राम रन होता कैसे है, क्या क्या चीजें होती है, जैसा हमने कहा शुरू में हमको जो ये टेक्स्ट फाइल है ये लिखा है जो सोर्स कोड कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास सोर्स कोड आएगा, ये एक फ्लो चार्ट दे रखा है किस तरह से होगा। सोर्स कोड वाला प्रोग्राम जब हम रन करने के लिए कमांड देंगे तो वो कंपाइलेशन में जाएगा, कंपाइलेशन में बनेगा, ऑब्जेक्ट फाइल में जाएगा कंपाइलेशन होने।
कंपाइलेशन के बाद लिंकिंग होगा और लिंकिंग के बाद एग्जीक्यूटिव फाइल बनेगी जो आपको एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को रन करेगी। रन करने के बाद आपको आउटपुट देगी। ये एक सारा प्रोसीजर है किसी भी कंप्यूटर के सी प्रोग्राम को रन करने के लिए। कंपाइलेशन होगा, लिंकिंग होगा और एग्जीक्यूट फाइल बनेगी जो आपको आउटपुट देगी। एक सिंपल फ्लो चार्ट है किसी भी प्रोग्राम के लिए। उपरोक्त सोर्स कोड जो हमने लिखा है वो संपूर्ण है, सी के कंपाइलर में वो रन करेगा, रन कराया जा सकता है। सोर्स कोड एक टेक्स्ट फाइल होती है, हम पहले भी देख चुके हैं। कोई भी टेक्स्ट फाइल सीधे रन नहीं हो सकती है। रन करने के लिए सामने वाली समझने वाली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? यूजर जो यूज कर रहा है, जैसे हमने कोई भाषा में बात करनी है, हमें सामने वाले को वो भाषा नहीं आती है, तो हम बीच में एक आदमी रखते हैं जो दोनों भाषा जानता है और वो उसको ट्रांसलेट करके बताएगा। ये एक जनरल भाषा की बात है। यहीं ये कंप्यूटर में जब हम बात करेंगे तो हम जो ने ये सोर्स कोड लिखा है, ये सोर्स कोड मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए, जिससे मशीन को समझ में आए, वो कंपाइलर द्वारा किया जाएगा। इसलिए मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम कंपाइलर करेगा। इसलिए जब भी आप काम करेंगे कंप्यूटर में, सी का कंपाइलर इंस्टॉल होना चाहिए आपके उसमें। कंपाइलर नहीं होगा तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। सिंपल सी भाषा में बात करें तो बीच में आपके पास ट्रांसलेटर नहीं होगा तो ट्रांसलेट करके उस सामने वाला जिसको आपकी भाषा नहीं आती उसको समझ में नहीं आएगा। अगर हम हिंदी भाषा के या इंग्लिश भाषा में कहीं बाहर विदेश में जाएंगे, उसकी लैंग्वेज हमको नहीं आती है या बीच में कंपाइलर या ट्रांसलेटर हमारे पास नहीं है, तो वो हमारी भाषा को उसको नहीं बता पाएगा, तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वही चीज़ यहाँ पे है। कंपाइलर में इंस्टॉल होने के बाद टेक्स्ट एडिटर में किया हुआ सोर्स कोड टाइप किया जा सकता है। सोर्स कोड को कर लेने के बाद रन का आप विकल्प चुनेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे लिंकिंग और इनके द्वारा, और वो रन करेगा प्रोग्राम। कभी कभी रन करने के दौरान कुछ हमने अगर गलतियां कर दी है प्रोग्राम में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये वाला सिंबल नहीं लगाया यहाँ पे, सेपरेटर CIA सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने यहाँ, तो वो प्रोग्राम रन नहीं होगा, उसे समझ में नहीं आएगा कहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, तो ऐसी दशा में सोर्स कोड को जब हम रन कराते हैं वो कंपाइलेशन में होगा और उसमें आपको एक एरर आएगी। और ये जो जितनी भी एरर उस प्रोग्राम में होगी, जब हम बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो बहुत सारी एरर्स हो जाएंगी। उन एरर्स की एक सूची जब भी हम सी प्रोग्राम करते हैं तो उसमें नीचे आ जाती है, और जो एरर होती है वो अलग कलर में अलग से ब्लिंक करेगी, आपको दिखेगी। इसका मतलब आपका प्रोग्राम या सोर्स कोड सही नहीं बना हुआ है, जिसे हमें कहीं पे गलती है, सुधार करना है। ये इस पोर्टेबल लैंग्वेज वाला सी जो हमने फीचर देखा था, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है वो नीचे बताता जाता है, जिसे हमें ठीक करना होगा। और वो ठीक करने के बाद फिर हमको रन कराना पड़ेगा। तो रन कराने के लिए जब ठीक करके अगर कोई गलती नहीं है तो सीधा रन होगा, और नहीं है तो आपको एरर्स बताएगा। और अगला स्तर लिंकिंग होगा। लिंकिंग के क्या होता है? लिंकिंग से मतलब ज्वाइन करके वो सारी फाइलों को समझ के एक एग्जीक्यूट फाइल आपकी तैयार कर देता है, एक्सी फाइल। जो लोग कंप्यूटर भाषा से सेवी हैं या जानते हैं, वो कोई भी, आपको पता है कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए एक्सी फाइल आप रनअप कराते हैं उस प्रोग्राम की। उसी तरह से यहाँ भी सी भाषा में आपने जो कोडिंग लिखी है वो एक तरह का छोटा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। उस सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए एक्सी फाइल बनती है, जिसे एग्जीक्यूटिव फाइल कहा जाता है, और रन करती है वो और आउटपुट देगी हमें। तो ये सारा प्रोसीजर है एक सी प्रोग्राम को रन होने के लिए। कहाँ कौन कौन से स्टेप पे जाएगा? सोर्स कोड से कंपाइल होगा, कंपाइल से लिंकेज होगा, लिंकेज से एग्जीक्यूटिव फाइल बनेगी। इतने प्रोसेस से होके और वो आपको आउटपुट देगा। तो ये सारा एक प्रोसीजर था जो इसमें इनबिल्ट होगा और हमें इन स्टेप से होके गुजरना पड़ेगा। हाउ टू रन सी प्रोग्राम प्रोसीजर होगा जैसा अभी हमने पढ़ा। टर्बो सी एक कंपाइलर है। ऐसे और भी कई कंपाइलर मार्केट में हैं कि प्रोग्राम टाइप करने के बाद उसमें सेव कर लेंगे आप, सेव करके आप अपने किसी भी नाम से दे सकते हैं, और रन कराने के लिए आप रन मेनू से, जो उसके ऊपर मेनू आते हैं, जैसा आपको ध्यान हो, तो जैसे वर्ड की फाइल खोलते हैं तो आपके पास फाइल सेक्शन आता है, एडिट सेक्शन आता है। इस तरह से सी के प्रोग्राम में भी ऊपर कुछ मेन्यू आएंगे, उनमें आप रन मेन्यू पे जाके रन का विकल्प चुन सकते हैं।
जैसे वहां भी वर्ड में आपके पास कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, इस तरह के शॉर्टकट का है, यहाँ भी सी फाइल में भी आपके पास शॉर्टकट हैं अवेलेबल। आप सीधा कीबोर्ड से शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। तो ये रन का विकल्प देते ही प्रोग्राम आपका स्वतः ही, जैसा भी हमने पिछली स्लाइड में देखा, कंपाइल होगा, लिंकिंग होगा, एग्जीक्यूटिव फाइल बनाएगा और रन कर देगा। तो ये सारा काम अपना टर्बो सी में रन विकल्प चुनने के बाद हो जाएगा। कीबोर्ड से रन के लिए आप सीधा कंट्रोल F9 भी काम में ले सकते हैं। कंट्रोल F9 रन करने के लिए है, ये प्रोग्राम शॉर्टकट है जो आप देख के काम में कंट्रोल F9 करके भी रन करा सकते हैं, या रन विकल्प में रन मेनू में जाके रन का आप बटन दबा के भी कर सकते हैं। क्योंकि सी प्रोग्राम के रन करने की गति काफी तेज होता है, वो फॉर ए सेकंड आपको स्क्रीन पर आउटपुट दिखाएगा और गायब हो जाएगा। ये एक सी प्रोग्राम तेज होता है, आपको आउटपुट दिखा के स्क्रीन गायब हो जाती है। ओके, तो कई बार ये होता है कि हम आउटपुट देख ही नहीं पाते हैं, इतनी तेजी से आता है और चला जाता है। तो आउटपुट देखने के लिए विंडो मीनू से आप यूजर स्क्रीन का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, वही आइकन पे जाके यूजर में जाएंगे और स्क्रीन, तो आपको फिर वो स्क्रीन दिख जाएगी। वरना इसका जो शॉर्टकट है वो Alt F5 है, Alt F5 से भी आप काम में ले सकते हैं। बेहतर होगा कि हम ये सारा जो काम कर रहे हैं इसके शॉर्टकट हम याद रख लें। यहाँ एक और शॉर्टकट है, कंट्रोल F9 डायरेक्ट हम रन का कमांड दे रहे हैं। इससे पहले क्या पता, जैसे अभी हमने कहा पिछली स्लाइड में कि हमसे कुछ गलतियां हो सकती है जिसकी वो एरर सूची देगा, तो हम हो सकता है अपने प्रोग्राम को चेक करने के लिए बिना रन कराए हम Alt F9 का भी यूज कर सकते हैं। Alt F9 को आप यूज करेंगे तो वो पहले आपकी गलतियां बता देगा प्रोग्राम में है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आप कंट्रोल F9 दे सकते हैं। तो एक कमांड वो भी है इसके अंदर, आप पहले अपने प्रोग्राम की गलतियों को सेलेक्ट कर लें, है या नहीं है, नहीं है उसके बाद रन कराएं। अगर आपने डायरेक्ट रन करा दिया और गलती है तो प्रोग्राम रन नहीं होगा और एरर देगा। तो हमें पहले Alt F9 देन कंट्रोल F9 को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये रन कराने के कुछ शॉर्टकट हैं जो हमारे काम में आएंगे। तो ये आज हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया, उस प्रोग्राम को लेके दिस वन इज सिंपल प्रोग्राम ऑफ 4 lanes। इसमें किस किस चीज का क्या क्या मतलब है, ये हेडर फाइल है, ये मेन फाइल है और ये बॉडी लूप है। ये कैसे कैसे रन होता है, क्या होता है, अपन ने इसका सोर्स कोड से लेके एग्जीक्यूटिव फाइल बनने तक का प्रोसेस देख लिया है। तो ये एक पूरा सिंपल सा सी का प्रोग्राम हमने आज लिया और आपको समझाने की कोशिश की है। ये धीरे धीरे हम इसको अब बड़ा करेंगे, किस तरह से बड़े प्रोग्राम बनेंगे, सॉफ्टवेयर बनेंगे, उनमें कैसे कैसे मैथ्स काम में आएगी वो अलग तरीका है, पर एक सिंपल प्रोग्राम है। आप लोगों के पास जिसके पास सी प्रोग्राम इंस्टॉल हो आपके सिस्टम में या कहीं, आप ये टाइप करके देखें, एग्जीक्यूट करके देखें, तो हमें समझ में आएगा कि कैसे हमें काम करना है। तो आज के लिए इतना ही है कि एक सिंपल सा हम सी प्रोग्राम लिखें। यहाँ पे आप प्रिंट एफ की जगह, हेलो वर्ल्ड की जगह अपना नाम भी लिख सकते हैं, तो आपका नाम स्क्रीन पे आ जाएगा, और कुछ लिखेंगे वो स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।